हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो गाइज आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस वाले पर। तो गाइज हमें डिफेंस वाले और हमारे तो खून में ही देशभक्ति है भाई। क्या हाल है सभी के, एकदम झकास मचा रहे हो धूम। तो गाइज हमारा चैप्टर चल रहा था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसमें हमने कर लिया था फैक्टोरियल क्या होता है और हमने ये भी कर लिया था कि परमुटेशन क्या होता है। और आज बारी है भाई किसकी, कॉम्बिनेशन की। और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में एनसीआर की प्रॉपर्टीज, ठीक है। और दूसरा आप सभी को पता ही है और क्या पढ़ने वाले हैं भाई, और हम करेंगे टाइपिकल प्रॉब्लम कैटेगरीज, ठीक है। मतलब अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस के हम कैसे सोल्व करेंगे वो सारी चीजें भी मैं आप लोगों को यहाँ करवाऊंगा, ठीक है। और ये जो तीसरा पॉइंट है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, ठीक है। बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, क्योंकि इसमें मजेदार क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगा। अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, जिसके अंदर मतलब ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर से रिलेटेड, ओके। और आपको मजा आएगा सच में इस वीडियो में। तो ये लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 1 और 2 आपको मिल जाएंगे। एंड सबसे बड़ी बात ये कि हमारी गूगल प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन आ चुकी है डिफेंस वाले के नाम से। आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो सारे बच्चे जल्दी से जाओ और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो मेरे बच्चे। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस टाइप से आपको व्यू मिलेगा एप्लीकेशन का। बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है जिसपे आप लोगों को स्टडी मटेरियल मिलेगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उन चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, उनके सॉल्यूशन, वो सारी चीजें आपको इस एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी, ठीक है। और यार प्लीज रेटिंग देना मत भूलना और रिव्यू जरूर लिखना अपना एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है ना। और अगर आपके पास आईफोन है, महंगे स्टूडेंट जो हैं, जिनके मतलब समझ गए, महंगे स्टूडेंट्स जो आईफोन वगैरह रखते हैं भाई, हमारी तरह नोकिया का या सैमसंग का फ़ोन नहीं रखते हैं, जो आईफोन वाले बच्चे हैं वो भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे इस कॉम्बिनेशन में धूम मचाएं सभी। एक बार यार जो भी बच्चा नया है लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दिया करो वीडियो पे, जय हिंद कमेंट कर दिया करो, थोड़ा सा एकदम बढ़िया वाला मोटिवेशन मिलता है हमें, ठीक है। और सब्सक्राइब करना मत भूल जाना भाई। तो स्टार्ट करें, चलो डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन के डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चे। कॉम्बिनेशन का मतलब सबसे पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूं एक देसी भाषा के अंदर। कॉम्बिनेशन देखिएगा, कॉम्बिनेशन क्या होता है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है मेरे बच्चे सेलेक्ट करना, ठीक है। कह सकता हूं कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन करना। जैसे आपके पास 2 3 4 5 कितनी भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर आपके पास मैं बोलता हूं कि 1 2 और 3 ये 3 ऑब्जेक्ट है, आपको 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, तो आप कोई भी 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। आप कहोगे सर 1,2 सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब अगर कोई दूसरा बच्चा बोलेगा कि सर मैं 2,1 सेलेक्ट करूंगा, तो मतलब दोनों का क्या है, सेम ही तो है। दोनों का मतलब क्या है, सेम। एक ने बोला कि सर मैं मतलब 1 को सिलेक्ट करूंगा और 2 को सिलेक्ट करूंगा, दूसरा बोलता है कि सर मैं 2 और 1 दोनों को सिलेक्ट करता हूं। तो मेरे भाई दोनों का मतलब क्या है, सेम है। सिलेक्शन करना, जहां सेलेक्ट करने की बात आती है, इसका मतलब वहां क्या लगता है, कॉम्बिनेशन हमारा लगता है। बहुत सारे बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर परमुटेशन लगेगा या कॉम्बिनेशन लगेगा इस क्वेश्चन में। तो परमुटेशन का मतलब होता है अरेंज करना, परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट करना, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सेलेक्ट करना। परमुटेशन में देखिएगा, मैं आपको बता देता हूं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। लेट ए बी सी आर 3 ऑब्जेक्ट, ए बी सी मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट है। द नंबर ऑफ डिफरेंट वे इन विच कैन बी सेलेक्ट 2 ऑब्जेक्ट। देखो 2 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने की बात आई है डिफरेंट वे में। कितने में से, 3 में से। तो 3 में से 2 कौन कौन से सिलेक्ट कर सकता हूं, या तो मैं ए बी सिलेक्ट कर लूं, या बी और सी को सिलेक्ट कर लूं, या सी और ए को सिलेक्ट कर लूं। 2 पर्सन मेरे को सिलेक्ट करने हैं, तो यही 3 कॉम्बिनेशन इसके बनेंगे, यही 3 सिलेक्शन इसकी बनेंगे। अब एक चीज मैं बताता हूं, कॉम्बिनेशन के अंदर ए और बी को सिलेक्ट करना और बी ए को सिलेक्ट करना एक ही बात है। मतलब ए बी लिखो या बी ए लिखो, बात एक ही है। सेलेक्ट करने की बात आती है तो ही। एक बात बताओ यार, जब आप बचपन में क्रिकेट खेलते थे, है ना, अभी भी खेलते होंगे यार, बचपन अभी गया नहीं, है ना। तो जब क्रिकेट खेलते हो तो क्या होता है, 2 टीम डिवाइड कर लेते हो। 10 अगर 10 आप जने हो तो 5 वो ले लेगा, 5 वो ले लेगा, है ना। आप क्या कहते हो कि सर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, ठीक है। एक बात बताओ कि आपके पास एक बंदा है, उसका नाम है भैया, क्या नाम रखें बताओ, उसका नाम रख लेते हैं आयुष, है ना। आयुष, तेरा नाम ले लिया मैंने, ठीक है। एक का नाम आयुष है और दूसरे का नाम है, और क्या नाम है दूसरे का, नाम क्या ले लेते हैं भाई, दूसरे का नाम ले लेते हैं हम, क्या नाम रखें यार, बढ़िया सा नाम नहीं आ रहा है मेरे को। आयुष और विवेक रख लेते हैं, ठीक है।
ठीक है। अब ये दो बंदे हैं आपकी टीम में, अब एक बंदे ने कहा, आप कहोगे कि मैं तो ना आयुष और विवेक को सिलेक्ट करूंगा, और दूसरा कहेगा नहीं मैं भी विवेक और आयुष को सिलेक्ट करूंगा, तो दोनों का मतलब क्या है, सेम ही तो है। एक बोल रहा है कि मैं तो आयुष और विवेक को सिलेक्ट करूंगा, दूसरा बोल रहा है कि नहीं मैं विवेक और आयुष को सिलेक्ट करूंगा। दोनों ने आगे पीछे नेम तो आगे पीछे लिख दिया, लेकिन मतलब तो दोनों का वही निकला ना। तो मतलब सेलेक्ट करने की बात अगर आती है तो आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप आगे ए लिखो, चाहे पीछे बी लिखो, या बी पहले लिखो या ए बाद में लिखो, तो उस केस में वो एक ही चीज मानी जाती है, दो चीज में नहीं मानी जाती है। लेकिन परमुटेशन में दोनों का मतलब अलग अलग होता है, क्योंकि अरेंजमेंट वहां करनी होती है, वहां ये रहता है कि पहले कौन है दूसरा कौन है, वहां इस चीज का फर्क पड़ता है, लेकिन कॉम्बिनेशन में इस चीज का फर्क नहीं पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब बात आती है इसमें, फर्स्ट देखिए, द कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, आपके पास एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, टेकन आर एट ए टाइम विदाउट रिपीटिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब बिना रिपीटिशन ऑब्जेक्ट के आपको क्या करना है, एन में से आर को सिलेक्ट करना है, ठीक है, एन में से आर को सिलेक्ट करना है। तो नंबर ऑफ वे टू सिलेक्ट आर ऑब्जेक्ट और एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट कितने रहेंगे, एनसीआर। एनसीआर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, और एनसीआर को ऐसे भी लिख सकते हो। लेटेस्ट जो है इस टाइप से लिखा जा रहा है, बहुत सारी जगह बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहा है, ऐसा भी लिख सकते हो, लेकिन अब कई बार ऐसा क्वेश्चन में इस टाइप से वो लिख देता है, ठीक है, कि इस टाइप से। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब एनसीआर ही होता है मेरे बच्चे। और एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, एनसीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल इनटू में एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये हमारा एनसीआर का फॉर्मूला होता है। क्लियर मेरे बच्चे कि आपके पास n ऑब्जेक्ट है, n में से r ऑब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करने हैं, तो फॉर्मूला लगेगा NCR का, ठीक है। अब ऐसा मतलब सर ये तो हमारी डेफिनेशन तो हो गई, कुछ एग्जांपल भी बता दो। ये रहा एग्जांपल आप लोगों के सामने है। ये कहता है क्या बोलता है, ये कहता है कि हाउ मेनी ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द वर्टिसेस ऑफ हेक्सागोन। हेक्सागोन में कितने वर्टिसेस होते हैं, 6 वर्टिसेस होते हैं, है ना, हेक्सागोन के अंदर 6 वर्टिसेस होते हैं। और हमें क्या करना है, ट्राइंगल बनाने। आप सभी को पता है कि ट्राइंगल बनाने के लिए कितने चाहिए, 3 वर्टिसेस का यूज करके एक ट्राइंगल बना सकता हूं, लेकिन हमारे पास है कितना, 6, मतलब 6 टोटल कितने हैं, टोटल मेरे पास 6 है, लेकिन सेलेक्ट कितने करने हैं, यूज कितने करने हैं, मेरे पास 3 यूज करने हैं। तो इसका मतलब मैं टोटल कितने ट्राइंगल बना सकता हूं, 6C3। क्लियर, 6 में से कोई भी 3 सिलेक्ट करके उसका एक ट्राइंगल बन जाएगा। तो टोटल मैं ट्राइंगल कितने बना सकता हूं, 6C3। अब 6C3 की वैल्यू निकाल लो यार, तो क्या आएगा, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू में 6 माइनस 3 मतलब 3 फैक्टोरियल। यह आएगा 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है, तो ये इससे कैंसिल, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। इसका मतलब टोटल 20 ट्रायंगल जो है मैं इसके बना सकता हूं। क्लियर मेरे बच्चे सभी का, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाता है, ठीक है। तो बाबा रणछोड़ दास की कृपा से हमारा ये जो है क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकंड ये टाइप का क्वेश्चन देखो, बड़ा ही मस्त वाला क्वेश्चन है, क्या बात है भाई। ये कहता है इन हाउ मेनी वे ए क्रिकेट टीम सिलेक्टेड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 25 प्लेयर। अब आपके पास 25 प्लेयर का एक ग्रुप है ना, तो उसमें से 25 प्लेयर में से ये कहता है कि 10 जो है वो बैट्समैन है। 25 में कितने बैट्समैन है मेरे बच्चे, 10 जो है वो बैट्समैन है, 8 बॉलर है। अच्छा जी 8 बॉलर है, क्या टीम है भाई, ठीक है। और 5 जो है ऑलराउंडर है, क्या बात है, वो मेरे जैसे हैं जो ऑलराउंडर है, मतलब बॉल भी फेंक लेते हैं जिद करके, जिनको फेंकनी नहीं आती है, और बैटिंग भी कर लेते हैं जो पहली बॉल में आउट हो जाते हैं, वो ऑलराउंडर है। और 2 है विकेट कीपर, जो हमेशा मतलब पीछे की बॉल पकड़ने में लगे रहते हैं, तो 2 है विकेट कीपर, ठीक है। अब ये कहता है कि टोटल 25 प्लेयर, आप देख लो टोटल 25 प्लेयर है, जिसमें से 10 बैट्समैन हो गए, 8 बॉलर हो गए, 5 ऑलराउंडर हो गए, 2 हो गए विकेट कीपर, ठीक है। अज्यूम दैट द टीम ऑफ 11 प्लेयर, मतलब मुझे क्या करना है, 11 बंदों की टीम बनानी है, जिसमें ये कहते हैं कि 500 बैट्समैन होने चाहिए, मतलब टोटल बैट्समैन कितने हैं, 10, लेकिन मुझे चाहिए 5 बैट्समैन। तो मतलब 10 में से मुझे कितने सेलेक्ट करने हैं, 5 सेलेक्ट करने हैं, तो 10C5। और मेरे को ऑलराउंडर भाई, ऑलराउंडर कितने चाहिए, 3 चाहिए, ऑलराउंडर मुझे कितने चाहिए, 3 चाहिए, लेकिन टोटल ऑलराउंडर कितने हैं, 5, मतलब 5 में से मुझे 3 ऑलराउंडर जो है वो सिलेक्ट करने हैं। बॉलर कितने हैं मेरे पास, बॉलर हैं टोटल 8, लेकिन मुझे कितने सिलेक्ट करने हैं, सिर्फ 2 बॉलर सिलेक्ट करने हैं, मतलब 8C2।
और विकेट कीपर मुझे एक ही चाहिए, लेकिन इसके पास कितने विकेट कीपर, 2 विकेट कीपर है, लेकिन मुझे कितने सेलेक्ट करना है, 1 सेलेक्ट करना है, मतलब 2 में से 1 सेलेक्ट करना है और इनकी क्या कर देते हैं हम मल्टीप्लाई। तो ये मेरे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड हमारा जो आंसर है वो आ गया। टोटल ये क्या बनेगी, टोटल 11 प्लेयर्स की टीम जो है मैं इस टाइप से बना सकता हूँ। टोटल टीम कितनी बना सकता हूँ, इतनी टीम बना सकता हूँ। अब वैल्यू लिख लो, 10C5 की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। 8C2 की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी। 5C3 की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी। 2C1 की वैल्यू 2 आएगी। अब इसको सोल्व कर लो यार, इसको सोल्व करने पर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों सभी का। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना था। अब एक चीज और मैं बता देता हूं आप लोगों को, कई बच्चों को पता नहीं होगा, वो चीज मैं आपको बता देता हूं, जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे। देखिएगा कि एनसीआर का सर हमने फॉर्मूला पढ़ दिया कि एनसीआर का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r का फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम वैल्यू तो निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन एग्जाम बार बार इस फॉर्मूले से वैल्यू निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आप आसान तरीके से मैं आपको बता देता हूं कि आसान तरीके से कैसे निकाल सकते हो। जैसे आपको निकालना है 5C2 की वैल्यू, तो ये फॉर्मूला लिखने के बजाय आप क्या करो, देखो यहाँ क्या है, नीचे 2 है, यहाँ क्या है, नीचे क्या है 2, तो सबसे पहला काम 2 को 1 तक लिख लो, 2 इंटू में 1। दूसरा यहाँ क्या है 5, तो 5 को यहाँ क्या है 2 है, तो 5 को सिर्फ 2 टर्म पीछे लिखना है, मतलब एक तो 5 हो गया और एक हो गया 4, तो ये देखो 2 टर्म हो गई। तो ये इसकी 5C2 को आप इस टाइप से लिख सकते हो। मैं दूसरा एग्जांपल लेके भी बता देता हूँ। जैसे 5C4 है, नीचे क्या है 4, तो सबसे पहले 4 को 1 तक मल्टीप्लाई लिख लो, नीचे 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1। अब 5 को कितने पीछे तक, सिर्फ 4 स्टेप पीछे जाना है। पहला स्टेप 5 वो खुद आ गया, दूसरा स्टेप 1 कम कर दो, तीसरा स्टेप 1 कम और कर दो और चौथा स्टेप 1 कम और कर दो। तो सिर्फ 4 स्टेप तक आपको पीछे जाना है, क्योंकि नीचे क्या है 4 है, ठीक है। अब जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर दो और इसकी वैल्यू क्या आ गई 5। इसको ऐसे भी कर सकते हो। एक एग्जांपल और देखो, जैसे मैं कह लेता हूं कि 13C3 है, तो नीचे क्या है 3, तो सबसे पहले 3 को आप 1 तक मल्टीप्लाई में लिख लो। उसके बाद 13 को 3 स्टेप पीछे लिखना है, पहला खुद 13, फिर 1 कम और फिर 1 कम और, देख लो 1 2 3, सिर्फ 3 टर्म लिख लिया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो वो 13C3 की वैल्यू आ जाएगी। तो इस टाइप से भी आप शॉर्टकट में इसका ऐसे भी निकाल सकते हैं मेरे बच्चे, ठीक है। क्लियर सभी का। अभी तक मैं देख रहा हूँ यार लाइक लुइक कम ही हुए हैं वीडियो पे, लाइक कर दो, शाबाश। क्लियर, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट फिर डेफिनेशन आती है हमारी प्रॉपर्टीज वाली, कि एनसीईआरटी की प्रॉपर्टीज भी हम देख लेते हैं कि एनसीईआरटी की प्रॉपर्टी क्या है। एनसीईआरटी नहीं, एनसीआर, कहाँ एनसीईआरटी में दिमाग चला गया। देखो चलो, एनसीआर, सी का मतलब कॉम्बिनेशन होता है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी कि NC0 और NCN की वैल्यू 1 होती है, मतलब अगर मैं बोलूँ 5C0 की वैल्यू निकालो तो वो 1 आएगी, अगर मैं बोलूँ 10C10 की वैल्यू निकालो तो वो 1 आएगी। क्लियर, पहली प्रॉपर्टी तो ये होगी। सेकंड प्रॉपर्टी की NCR को आप लिख सकते हो NCN-R, ये प्रॉपर्टी भी कामयाब है। मतलब अगर है 10C7 है तो आप इसको लिख सकते हो 10C10-7, मतलब 10C3। तो दोनों का आंसर जो है वो सेम आएगा। आप निकाल के देख लो, आपके सामने मैं एग्जांपल लेके निकाल के दिखा देता हूँ। देखो जैसे यहाँ है 5C2 का आंसर आएगा 5 इंटू 4, मतलब 2 टर्म तक लिख लिया, और 2 इंटू में 1, तो ये आएगा आपका 10। 5C2 की वैल्यू 10 आई। सिमिलरली मैं इसी प्रॉपर्टी का यूज कर लेता हूँ। 5C क्या करना है, n माइनस में r, मतलब 5 माइनस में 2 कितना आया 3, इसकी वैल्यू भी 10 आनी चाहिए। तो ये आएगा 5 इंटू 4 इंटू में 3 डिवाइड बाय 3 इंटू में 2 इंटू में 1। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल होके देख लो कितना आया 10। तो दोनों का आंसर देखो सेम आता है। इसका मतलब भैया इस प्रॉपर्टी का यूज मैं कर सकता हूँ। सही बात बोली है इसने कि हाँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। क्लियर। तीसरा प्रॉपर्टी जिससे रिलेटेड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, एनडीए के एग्जाम में, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो, इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया। और वो कैसा क्वेश्चन आया मैं आपको बताऊंगा अभी के अभी। देखो ये कहता है कि अगर आपका इक्वल हो, क्या NCR अगर इक्वल हो NCK के,
तो दो कंडीशन होती है, या तो r और k दोनों इक्वल होंगे, या n माइनस आर जो है वो आपका k के इक्वल होगा। अब देखो इस प्रॉपर्टी का यूज इसमें पता क्या किया, देखो आपको पता है कि NCR जो है वो n माइनस आर के इक्वल होता है, और ये अगर NCK के इक्वल है तो या तो r इज इक्वल टू k है या n माइनस आर इज इक्वल टू k है। देख लो, है ना, इस चीज का इसने कंबाइन करके लिख दिया। ये भी अपने आप में होशियार बनता है, लेकिन हमारे सामने इसकी कोई होशियारी, इसका चालाकपना नहीं चलेगा, है ना। कि हमने पढ़ा था सर कि NCR को जो है ना, NCR को हम लिख सकते हैं NCN माइनस आर, और वो अगर इक्वल हो NCK के तो या तो R इज इक्वल टू K होगा या N माइनस आर इज इक्वल टू K होगा, है ना। या आप इसको इधर ले आओ, मतलब R प्लस के इज इक्वल टू N होगा। तो ये तीन रिजल्ट यहां से बन जाते हैं। R को मैं उस साइड में ले गया तो ये तीन रिजल्ट यहां बन जाते हैं। अब एग्जाम में पता है कैसा क्वेश्चन आया, एग्जाम में उसने बोला कि 20CR इज इक्वल टू 2R इज इक्वल टू 20C 2 R प्लस में 3 के इक्वल है, देन वैल्यू ऑफ R बताओ, R की वैल्यू निकाल लो। ऐसा इसने बोल दिया, मतलब यहां 4 ले लेता हूं, सॉरी, ऐसा इसने बोल दिया कि R की वैल्यू क्या होगी। हमने अभी भी पढ़ा है कि देखो NCR अगर NCK के इक्वल हो, NCR अगर NCK के इक्वल हो तो R और K का सम जो है वो N के इक्वल आता है। मतलब इसका और इसका जो सम है 2R प्लस में 2R प्लस 4 जो है वो 20 के इक्वल आएगा, मतलब N के इक्वल आएगा। ये R को उधर लेके जाग लो, ये चीज बनेगी। तो यहां से हमारा 4R इज इक्वल टू सर 20 माइनस 4, मतलब 4R इज इक्वल टू सर 16, तो R इज इक्वल टू सर 4, तो R की वैल्यू आ गई। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 देख लेते हैं जरा, देखें जरा किसमें कितना है दम, हम में कितना दम और इस क्वेश्चन में कितना दम, देखते हैं भाई। तो इसने बोला NCR प्लस में NCR माइनस 1 को मैं लिख सकता हूं, ये इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन आया, ठीक है। कैसा क्वेश्चन आता है मैं आपको बता देता हूं। जैसे वो कहेगा कि 40C3 प्लस में 40C4 प्लस में 41C क्या ले लेते हैं 3 प्लस में 42 अब वो किसके इक्वल आएगा, ये बताओ, ये टर्म किसके इक्वल आएगी। तो इन चारों का सम किसके इक्वल आएगा, इसने ये पूछ लिया। अब इसमें क्या करेंगे सर, इसमें इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। इसने बोला कि NCR मतलब देखो 40CR प्लस में 40CR माइनस 1, मतलब R माइनस आर कितना है 4, इसमें माइनस 1 करेंगे तो कितना 3। तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देख लो तो वो किसके इक्वल आएगा, n प्लस 1, n कितना है 40, 40 प्लस 1 मतलब 41 सॉरी 41C किसके इक्वल आएगा r की वैल्यू कितनी है 4। तो मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तो वो इसके इक्वल आएगा इसके। तो इन दोनों को ऐड किया 41C4 बना, प्लस में सिमिलरली 41C3 बच गया और प्लस में 42C3। अगेन मैं इन दोनों को ऐड करता हूं इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। देख लो ये r की जगह 4 है और n की जगह 41, तो ये आएगा 42CR मतलब 4, तो ये आएगा 42C3। अगेन मैं इन दोनों को ऐड करूं तो ये आएगा 40C3C4। देख लो इस प्रॉपर्टी का यूज ऐसे होता है ना। प्रॉपर्टी नंबर 4 हमारी हो गई, क्या बात है, प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5, ये प्रॉपर्टी अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन मेन इसकी प्रॉपर्टी थी ये 4 प्रॉपर्टी, लेकिन फिर भी मैंने ये प्रॉपर्टीज लिखी हैं ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। ये प्रॉपर्टी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस टर्म को इधर ले आओ, मतलब NCR डिवाइड में अगर n-1CR-1 हो तो उसको मैं लिख सकता हूँ n डिवाइड बाय r, डायरेक्ट आप लिख सकते हो अगर आपको ये। लेकिन अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी इसको कर सकते हो, ये अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं चलेगा, क्लियर। लेकिन फिर भी मैंने लिख दी, लेकिन मेरी जो मैंने 4 बताई है वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और वैसे भी ये याद नहीं रहती, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये 2 तो याद हो जाती है क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम करते रहते हैं ना प्रैक्टिस, लेकिन ये वाली प्रॉपर्टीज याद नहीं रहती है। हमारा दिमाग ऐसा रहता है कि हम सेम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। मतलब अगर आपसे पूछूं मैं कि 20C9 मतलब 20C
15 डिवाइड बाय 19C14। तो आप लोग क्या करोगे, वैल्यू निकाल के करोगे, ये प्रॉपर्टी आपके दिमाग में नहीं आएगी। देख लो यहाँ n की वैल्यू क्या है 20 और r की वैल्यू क्या है 15। तो ये दोनों वैल्यू अगर आप यहाँ पुट करते हो तो सेम ये चीज़ देखो, ये चीज़ बनेगी, ये चीज़ बनेगी। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा 20 डिवाइड बाय 15। मतलब डायरेक्ट आपको ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं, पर ये चीज़ तभी यूज कर सकते हैं जब आपको ये चीज़ दिमाग में हो कि हाँ ऐसा ऐसे कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, इस टाइप चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आपके दिमाग में अगर हो ना तभी लिख सकते हो यार। चलो नेक्स्ट आता है हमारा भाई प्रॉपर्टी नंबर 6। ये भी सेम उस टाइप की प्रॉपर्टी है। ठीक है, वहाँ बस एक एक ऐड कर दिया, वहाँ -1 था, देख लो n -1 n -r, और यहाँ क्या था एक एक ऐड कर दिया। तो इस टर्म को इधर ले आओ, मतलब NCR डिवाइड में अगर n+1 CR+1 हो और इस टर्म को आप उधर ले जाओ तो R+1 डिवाइड बाय n+1 के इक्वल आएगा। ये चीज़ इधर आएगी, मतलब उल्टा हो जाती है। और ये प्रॉपर्टी भी आप लोगों को ध्यान में होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 8 कि अगर n इवन हो तो NCR की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू, मतलब अगर बोलें कि ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा कब होगा, जब r जो है वो n/2 के इक्वल हो। ठीक है, और n अगर ओड हो तो NCR की वैल्यू ग्रेटेस्ट कब रहेगी, जब r की वैल्यू ये हो। ठीक है, ये वैसे डायरेक्ट रिजल्ट पूछा जा सकता है। स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन आता है ना कि बताओ ये स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है, तो उस चीज़ में ये चीज़ें डायरेक्ट पूछी जा सकती है। क्लियर मेरे बच्चे? तो प्रॉपर्टीज़ हमने देख लिया एनसीआर की, और कम्बिनेशन होता है क्या वो भी हमने देख लिया। और नेक्स्ट आता है हमारा बहुत ही धुआंधार डेफिनेशन के साथ मस्त वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब इसको हम टाइपिकल प्रॉब्लम कैटेगरीज भी बोल देते हैं, कई टिपिकल प्रॉब्लम कैटेगरी भी बोल देते हैं। तो उस बात में मत जाना यार, मेरी इंग्लिश वैसे ही बहुत कमज़ोर है। ठीक है ना, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, मस्ती मारी है, आप सभी को पता ही है। तो कई बच्चे निकालने लग जाते हैं कि सर आपने ये तो टिपिकल होता है, आपने तो टाइपिकल बोल दिया। अरे कोई बात नहीं, जो टाइपिकल है टाइपिकल है, टिपिकल है टिपिकल है, जो है जैसे है। भावनाओं को समझो यार आप लोग, ठीक है, समझो यार भावनाओं को, फीलिंग्स को समझना है, भावना को समझने मत चला जाना कहीं। आप सोचो कि सर ने बोला था भावना को समझो, कोई थप्पड़ थप्पड़ मार देगा आप लोगों के। ठीक है ना, कहीं किसी के चले जाओ, समझ रहे हो? अरे भाई बुरा मत मानना यार, मस्ती खोर हूँ मैं। हमारा बचपन तो ऐसे ही चला गया, टेंशन टूंशन में। आप लोगों के साथ हम बचपन हमारा एंजॉय कर लेते हैं यार, है ना। तो अब हम करने वाले हैं टिपिकल प्रॉब्लम कैटेगरीज। तो इसके अंदर मैं आप लोगों को अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन करवाऊंगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिनसे रिलेटेड एग्जाम में 100% आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, एक एक टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा कि आप लोगों को लगेगा कि हाँ ऐसा क्वेश्चन हमने पढ़ा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन आता है। एक एक टाइप का क्वेश्चन, एक एक उसका एग्जाम्पल भी बताऊंगा कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आए तो इस टाइप से आपको करना है, ऐसा क्वेश्चन आए तो इस टाइप से आपको करना है। तो वो सारी चीज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले देखो टाइप नंबर फर्स्ट हमारा, देखिए मेरे बच्चे, टाइप नंबर फर्स्ट हमारा आता है सबसे पहले कि अगर आपके पास नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालना हो बिटवीन n नॉन पैरेलल लाइन, मतलब आपके पास टोटल n नॉन पैरेलल लाइंस है, जैसे बहुत सारी लाइंस है ये, ठीक है, नॉन पैरेलल हो। क्योंकि एक बात बताओ यार, इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, अगर पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्ट करेगी, मतलब सॉरी पैरेलल है तो इंटरसेक्ट तो नहीं करेगी, तो फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो जीरो आ जाएगा। नॉन पैरेलल है मतलब पैरेलल नहीं है, तो इसका मतलब इस टाइप से है भाई, कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तो वो टोटल कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी, मतलब आपके पास टोटल कितनी लाइंस हैं, n लाइंस हैं। ठीक है, और तो टोटल वो कितने नंबर ऑफ, अगर आपको निकालना हो क्या नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो, तो वो किसके इक्वल होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका इक्वल होता है NC2 के इक्वल। मतलब दो लाइन, आपको सभी को पता है कि इंटरसेक्ट करने के लिए दो लाइन चाहिए, तो दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो एक आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, एक पॉइंट आएगा। तो n लाइन है आपके पास, तो दो लाइन सेलेक्ट करनी है। दो लाइन इसलिए सेलेक्ट करनी है क्योंकि एक लाइन अगर सिंगल सेलेक्ट कर लोगे तो सिंगल लाइन कहाँ बताओगे, एक आप ये रही है सिंगल लाइन है, बताओ सिंगल लाइन मैं पूछता हूँ आप लोगों से कि बताओ ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके साथ कोई दूसरी लाइन है ही नहीं, तो आप कहाँ बताओगे यार।
और एक बात और कि दूसरी लाइन है, ऐसा तो है नहीं कि एक लाइन के साथ दो जगह इंटरसेक्ट कर जाएगी, करेगी नहीं, बिल्कुल। ये एक लाइन है और दूसरी लाइन ये है, अगर दोनों इंटरसेक्ट करेगी तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, ऐसे तो है नहीं कि घूम के आके वापस यहां इंटरसेक्ट और कर जाएगी। लाइन है भाई, कर्व थोड़ी ना है ना। तो एक लाइन, दो लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो वैसे ही n लाइन है, तो n लाइन कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी? NC2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तो टोटल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास कितना आ जाएगा? NC2 आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बोल देता हूं कि क्या बोल देता हूं, हाँ यही बोल देता हूं कि टोटल जो है आपके पास 10 लाइंस हैं, तो आपको बताना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आएगा। 10 लाइन है, 10 लाइन है, और 10 लाइन कितने पॉइंट पे जो है वो इंटरसेक्ट करेगी। तो आपको पता है कि एक पॉइंट निकालने के लिए दो लाइन चाहिए, तो 10C2 ये फॉर्मूला हमारा लग जाएगा। 10C2 की वैल्यू 10 इंटू में 9 डिवाइड बाई 2 इंटू में 1, ये इससे कैंसिल होकर कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। तो टोटल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आ जाएंगे, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे हमारे 45। क्लियर। सेकंड इसमें क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड इसमें क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ लाइंस का। मतलब अब आपके पास पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, अब आपके पास पॉइंट्स दिए हुए हैं। कितने पॉइंट्स दिए हुए हैं? n पॉइंट्स आपको गिवन है, और n पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर आप टोटल कितनी लाइंस बना सकते हो? आप सभी को पता है कि दो पॉइंट को ज्वाइन करने पर एक लाइन बनती है, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ लाइन जो है वो हमारी कितनी रहेगी? NC2। शर्त यह है कि कोई भी तीन लाइन जो है आपकी कोलिनियर नहीं होनी चाहिए, कोई भी लाइन आपकी कोलिनियर लाइन नहीं होनी चाहिए। अगर कोलिनियर हो तो उस केस में क्या रिजल्ट रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। याद रखना, कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में लाई करे। जैसे ये 3 पॉइंट है, तीनों एक ही लाइन में लाई करते हैं, तो तीनों पॉइंट को ज्वाइन करने पे सिर्फ एक ही लाइन बनती है, दो लाइन नहीं बनती है। 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट एक ही लाइन में लाई करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सर पांचों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो 4 लाइन बन गई, 1 2 3 4 लाइन, ऐसा नहीं, एक ही लाइन उसको मानी जाती है। यह कंडीशन तब लगती है जब आपकी कोई भी लाइन आपकी कोलिनियर ना हो, कोई भी पॉइंट जो है वो आपके कोलिनियर ना हो, कोई भी पॉइंट आपका कोलिनियर नहीं होना चाहिए। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पे लाई नहीं करना चाहिए, अलग अलग जगह बैठे होने चाहिए, ठीक है ना। तो n पॉइंट्स हैं टोटल, और कोई भी पॉइंट कोलिनियर नहीं है, तो उस केस में नंबर ऑफ लाइंस अगर आपको निकालनी हो, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर आपको निकालनी हो, तो फॉर्मूला लगेगा NC2। क्लियर। तीसरा सेम, अगर आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालने हो, ठीक है, और आपको पता है कि ट्रायंगल 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर बनता है, 3 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तब एक ट्रायंगल बनेगा। तो इसका मतलब कि आपके पास कितने पॉइंट्स हैं? n पॉइंट्स हैं, और कोई भी पॉइंट आपका कोलिनियर नहीं है, तो उस केस में नंबर ऑफ ट्रायंगल आपका कितना बनेगा? NC3 आपका नंबर ऑफ ट्रायंगल रहेंगे। और फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नंबर ऑफ डायगोनल आपको निकालने हो। आपके पास n साइडेड पॉलीगॉन है, कोई भी पॉलीगॉन है, चाहे मैं स्क्वायर ले लूं, चाहे रेक्टेंगल ले लूं, या हेक्सागोन ले लूं, ऑक्टागोन ले लूं, पेंटागोन ले लूं, मतलब एक पॉलीगॉन है जिसकी 10 साइड है, तो उसके टोटल कितने डायगोनल्स बनेंगे? तो उसका फॉर्मूला आपका रहेगा, क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों? n-3 डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला है, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आया है बहुत बार। ये जो टाइप नंबर फर्स्ट है ना, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में लगभग आया है। 4 पॉइंट दिए हुए, चारों में से 1 पॉइंट का क्वेश्चन पक्का है। मान के चलो कि 1.5 नंबर का इस एक स्लाइड से आपका क्वेश्चन पक्का है, पक्का है 2.5 नंबर से। याद रखना, बहुत बार आया है यार ये चारों पॉइंट, और एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आता है। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन कैसा बनता है उसके बारे में। देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला एग्जांपल आप लोगों की स्क्रीन पे एकदम दे दनादन तरीके से, ऑप्शन मैंने नहीं लिए हुए क्योंकि ऑप्शन तो मैंने, अब ऑप्शन क्या लेने, क्वेश्चन को समझाना है ना, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, एग्जांपल नंबर फर्स्ट। ये कहता है कि देयर आर 15 पॉइंट्स इन ए प्लेन। एक प्लेन है जिसके अंदर टोटल 15 पॉइंट है। नो 3 ऑफ विच आर इन सेम स्ट्रेट लाइन। सेम स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि कोई भी पॉइंट आपका कोलिनियर नहीं है, ठीक है। तो 15 टोटल पॉइंट है, कोई भी पॉइंट आपका कोलिनियर नहीं है। सबसे पहला इसने पूछा नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितनी बनेगी, तो कोई भी पॉइंट कोलिनियर नहीं है, टोटल पॉइंट कितने हैं? 15। तो n की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 15। तो फॉर्मूला, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन पूछा तो फॉर्मूला होता है NC2, मतलब आ जाएगा 15C2। और 15C2 की वैल्यू नीचे क्या है? 2 को आप 1 तक लिख लो और ऊपर 2 टर्म तक लिख लो, ये चीज मैंने बताई थी। ये इससे कैंसिल होकर आ जाएगा 7, 15 7 105। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो रहेगी वो 105 रहेगी, 105 स्ट्रेट लाइन इसकी बनेगी।
कितने पॉइंट्स को मिलाने पर 15 पॉइंट से 105 स्ट्रेट लाइन बनती है, देख लो। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, सेकेंड टाइप का अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ ट्रायंगल, कोई भी पॉइंट कोलिनियर नहीं है, टोटल पॉइंट कितने हैं 15, और कितना क्या बनाना है मेरे को, नंबर ऑफ ट्रायंगल बनाने हैं। तो क्या आएगा 15C3, क्योंकि 3 पॉइंट को सिलेक्ट करने पर एक ट्रायंगल बनता है, तो 15 में से 3 पॉइंट सिलेक्ट करने हैं, वो कोई भी 3 हो सकते हैं। तो टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे, 15 इंटू 14 इंटू में 13 डिवाइड बाय 3 इंटू में 2 इंटू में 1। तो ये इससे कैंसिल होके 7 और ये इससे कैंसिल होके 5, तो ये आया 35 इंटू में कितना आ जाएगा 13। ठीक है, 13 5 65 और 6 13 39 और 6 45। देख लो मेरे भाई, इतना आंसर आ गया। ठीक है, तो ये चीज आ गई। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल हमने बना लिए, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन हमने बना ली। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स का, हाँ जी, सभी का क्लियर है एकदम अच्छे से। ठीक है, चलो ये तो हो गया जब कोई भी पॉइंट कोलिनियर नहीं है, कोई भी पॉइंट सीधे पॉइंट दिए हुए हैं, सीधा आंसर हमारा आ गया। लेकिन अगर ये सेकंड एग्जांपल में मैं जाऊं, सेकंड एग्जांपल में क्या बोला है इसने, ये कहता है एग्जांपल नंबर सेकंड में देयर आर 15 पॉइंट्स, मतलब टोटल कितने पॉइंट्स है, 15 पॉइंट्स हैं, ऑफ विच 4 पॉइंट्स आर इन सेम स्ट्रेट लाइन, मतलब 4 पॉइंट ऐसे हैं जो क्या है, कोलिनियर है। टोटल पॉइंट कितने हैं, n आप इसको मान लो 15। कोलिनियर पॉइंट कितने हैं, 4 ऐसे पॉइंट है जो सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, मतलब इसको आप P से डिनोट कर लो। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसने पूछा नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितनी बनेगी। तो आपको क्या करना है, आप सभी को पता है कि टोटल पॉइंट्स कितने बनेंगे, 15C2 टोटल स्ट्रेट लाइन बनेगी। लेकिन P पॉइंट मतलब 4 पॉइंट ऐसे हैं जो सेम स्ट्रेट लाइन पे, मतलब एक ही लाइन पे लाई करते हैं, कोलिनियर पॉइंट है। तो उस केस में इसमें से माइनस कर दो 4C2, इतनी लाइन मैंने माइनस कर दी। ये टोटल लाइंस बन गई, लेकिन इतनी लाइन ऐसी हैं जो सेम स्ट्रेट लाइन पे बनेगी, एक ही लाइन पे बनेगी, और प्लस में आप इसमें 1 ऐड कर देंगे। याद रखना, जब भी आपसे नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन पूछे तो ये कंसेप्ट आपको यूज करना है। मैं लिख देता हूं कि अगर आपके पास n पॉइंट्स हैं और r पॉइंट्स जो उसमें से क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कोलिनियर हैं, तो उस केस के अंदर टोटल नंबर ऑफ जो आपके पास स्ट्रेट लाइंस रहेंगी वो आपके पास रहेंगी NCR माइनस में, सॉरी ये P पॉइंट, NCR नहीं, NC2 PC2 और प्लस में 1, ये आपका जो है वो रिजल्ट रहेगा। याद रखना, n पॉइंट्स हैं, P पॉइंट्स उसमें से कोलिनियर हैं, तो नंबर ऑफ लाइन का जो ऑप्शन रिजल्ट रहेगा वो रहेगा NC2 माइनस में PC2 और प्लस में 1। ठीक है, ये तो हो गया स्ट्रेट लाइन का। और अगर मैं बात करूं ट्रायंगल की, तो उस केस में मेरे प्यारे बच्चों नंबर ऑफ ट्रायंगल जो है वो क्या आ जाता है, टोटल ट्रायंगल बनते हैं NC3 और उसमें से P पॉइंट जो है वो कोलिनियर है, तो PC3 उसमें से माइनस कर देंगे, इसमें कुछ ऐड वगैरह नहीं करना है, जस्ट ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ टोटल पॉइंट से 15, तो 15C3 माइनस में 4 पॉइंट कोलिनियर है, तो 4C3 माइनस कर देंगे, तो ये आपका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। क्लियर? तो आई थिंक आप सभी का क्लियर हो गया ये वाला कंसेप्ट कि अगर कोलिनियर पॉइंट दियो तो हम ये चीज़ करेंगे। ठीक है, इसको आप अपनी कॉपी पे भी ये 9 पॉइंट को नोट कर लेना। ठीक है, कि नंबर ऑफ लाइन और नंबर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है ना, लाइन वाले में एक ऐड करना है और ट्रायंगल वाले में कुछ भी ऐड नहीं करना है। लाइन वाले में NC2 माइनस PC2 और ट्रायंगल वाले में NC3 माइनस में PC3, क्योंकि 3 पॉइंट को ज्वाइन करने पर एक ट्रायंगल बनता है और लाइन के केस में 2 पॉइंट को ज्वाइन करने पर एक लाइन बनती है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल क्लियर। तीसरा,
नंबर ऑफ डायगोनल अगर आपसे पूछे कि एक पॉलीगॉन है जिसकी साइड्स कितनी है, 10 साइड्स हैं, और आपको उसके नंबर ऑफ डायगोनल कितने बनेंगे। तो नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला था सर n(n-3 डिवाइड बाय 2। n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, मतलब 10 साइडेड पॉलीगॉन है। तो यहां पुट करो तो ये आएगा 10 माइनस इंटू में 7 डिवाइड बाय 2, तो इतना आ गया ये 35। तो टोटल उसके अंदर जो डायगोनल्स बनेंगे वो 35 बनेंगे। और कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि एक पॉलीगॉन है जिसके अंदर 35 डायगोनल्स हैं, तो उसके बताओ उसकी साइड्स कितनी रहेंगी। तो मतलब n(n-3 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू आपको 35 गिवन है, ठीक है। तो n(n-3 इज इक्वल टू में 70। अब आपको यहां से n की वैल्यू कैसे निकालनी है, अरे भाई ऑप्शन की हेल्प से निकालनी है। इसको सोल्व करने मत बैठ जाना, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इसको सोल्व करने बैठ जाते हैं एग्जाम में। तो यार आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आप क्या करो 1 बाय 1 करके इसमें पुट करके देख लो, जिसका आंसर 70 आएगा वही आपकी n की वैल्यू होगी। अब ऐसा तो होगा नहीं कि n की वैल्यू 1 से ज्यादा रहेगी, मतलब 2 ऑप्शन ऐसे मिलेंगे जिसका आंसर 70 आया, ऐसा तो गलत हो जाएगा फिर तो यार, है ना। तो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा ये हो गया, ठीक है। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों टाइप नंबर 2 पे, जो कि बहुत ही बढ़िया टाइप है, और ये हमारा डेली लाइफ में यूज होता है ये वाला टाइप, है ना। और वो कैसे यूज होता है मैं आपको बताता हूं। देखो टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 में आता है ए ऑलवेज इंक्लूड पार्टिकल ऑब्जेक्ट इन द सिलेक्शन। मतलब ये कि जब हम सिलेक्ट करते हैं तो उस सिलेक्शन में कुछ पार्टिकल ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी उसमें इंक्लूड रहेंगे, ठीक है। ऑलरेडी उसमें इंक्लूड रहने का मतलब क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ। आप जब क्रिकेट खेलते हैं, बचपन में आपने क्रिकेट खेला होगा, अभी भी खेलते होंगे, ठीक है। ग्राउंड में पहुंच जाते हो सभी, ठीक है, और 2 कैप्टन बन जाते हैं, और जैसे 10 अगर 10 प्लेयर हैं ना, 2 कैप्टन बन जाते हैं, और 1 बाय 1 करके कहते हैं कि हम 5 एक साइड है और 5 एक साइड है। ऐसे होता है, ऐसे ही होता है। अब देखो जैसे आपके पास क्या है, 10 प्लेयर है ना। 10 प्लेयर कौन कौन से मान लेता हूं, एक ए है, एक बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई और जे। 10 प्लेयर हो गए, ठीक है। अब इनमें से 2 तो कैप्टन बनेंगे है ना। अब मैं कहता हूं कि 10 प्लेयर की टीम बनानी है, मैं आपको यहां ज्यादा प्लेयर ले लेता हूं, ठीक है। 10 प्लेयर से ज्यादा प्लेयर ले लेते हैं, चलो 10 से ले लेते हैं ना। मैं कहता हूं कि आप टीम बनाओ अपनी अपनी। तो क्या करोगे, 5 बंदे एक साइड हो जाएंगे, 5 बंदे एक साइड हो जाएंगे। अब आप क्या करते हो, 2 बंदे रहते हैं, मान लेते हैं एक कैप्टन ए है और एक साइड में कैप्टन है एफ। अब क्या करेगा, ए बोलेगा मेरी साइड तो है डी, तो डी इस साइड आ जाएगा। फिर एफ बोलेगा मेरी साइड तो है एच, तो एच इस साइड आ जाएगा। ऐसे ही टीम बनती है। आप बोलो, फिर ए बोलेगा मैं तो आई को लूंगा भाई, अच्छा आई को ले लिया। फिर एफ बोलेगा चल मैं तो सी को लूंगा, सी को ले लिया। एक बात बताओ यार, जब ये दोनों बंदे इसमें ऑलरेडी टीम में होते हैं तो क्या ए और एफ का सिलेक्शन होता है? नहीं होता। किसका सिलेक्शन होता है? सिलेक्शन होता है बचे हुए बंदों का, बचे हुए बंदे का। मतलब टीम के अंदर ए और एफ, मतलब ये दोनों तो ऑलरेडी इंक्लूड ही रहते हैं। अब जो बच जाते हैं ना, ए और एफ क्या करते हैं, उनमें से बचे हुए 8 बंदों में से सिलेक्शन करते हैं। यही चीज होती है, आप लोग अपनी क्रिकेट खेली है यार ग्राउंड के अंदर इकट्ठे होकर मोहल्ले वाले बच्चों ने, यही चीज होती है ना, वही सेम कंसेप्ट इसमें लगता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या लगता है कि अब 2 बंदे ऑलरेडी, मैं कहता हूं कि आप 4 मतलब टीम बनाओ, तो क्या होगा कि टोटल प्लेयर कितने हैं, टोटल है 10, है ना। टोटल कितने हैं, 10। मैं कहता हूं 10 में से 10 है टोटल, लेकिन मैं कहता हूं 10 में से 8 बंदों की टीम बनानी है। 10 में से सिर्फ 8 बंदों की आपको टीम बनानी है ना। तो क्या करोगे, 2 तो कहेंगे चलो ठीक है, 2 को वो बना देंगे, क्या बोलते हैं, सांझा, जो दोनों तरफ खेलता है ना। तो देखो क्या करते हैं उस केस में, मैं आपको बताता हूं क्या होगा कि टोटल है 10 प्लेयर, 10 में से आपको 8 प्लेयर की टीम बनानी है और 2 प्लेयर इंक्लूड है। मतलब अब मेरा कहने का मतलब इंक्लूड जो चीज होती है उसको हम सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, इंक्लूड वाली चीज को कभी भी सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। जो पीछे बच जाती है सिलेक्शन उसमें से होता है।
अब उस केस में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन कितने आएंगे, तो वो रिजल्ट है ये वाला। ठीक है, मैं आपको इसका एग्जांपल भी लेके बता देता हूं, पहले रिजल्ट बता देता हूं कि टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन उस केस में कितने आएंगे। देखो द नंबर ऑफ वे टू सिलेक्ट आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, टोटल आपके पास कितने एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, जिसमें से आपको आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। और मैं कह देता हूं कि पी जो है पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट शुड ऑलवेज बी इंक्लूडेड, मतलब पी बंदे जो है वो उसमें ऑलवेज जो है इंक्लूड रहेंगे। तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन जो रहेगा वो रहेगा एन माइनस पी सी आर माइनस पी, ये आपका टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन आएगा। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, एग्जांपल के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो, ये कहता है इन हाउ मेनी वे ए टीम ऑफ 11 प्लेयर। अब देखो एक चीज देखो, मुझे 11 प्लेयर की टीम बनानी है। कितने प्लेयर की टीम बनानी है? 11 प्लेयर की टीम बनानी है। बी सिलेक्टेड फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ 16 प्लेयर, टोटल प्लेयर कितने हैं? 16 प्लेयर है। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ठीक है। और वही क्वेश्चन है जो मैं आपको एक चीज बताई थी, वेयर 2 पार्टिकुलर प्लेयर्स शुड ऑलवेज बी इंक्लूडेड इन द टीम। मतलब ये कहने का कि 16 प्लेयर हैं, 16 प्लेयर में से 2 प्लेयर ऐसे हैं जो आप 11 बंदों की टीम बनाओगे ना, उसमें वो हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। आप चाहे कोई भी 11 बंदों की टीम बना दो, 2 पहले से बाहर निकल के आ गए। मतलब अब देखो टोटल आपके सामने 16 बंदे हैं, ठीक है, 16 में से 2 तो पहले से ही आ गए। अब इन दोनों को जो है, मतलब टोटल 11 बंदों की टीम थी, इस 11 में ये 2 बंदे तो हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। फिक्स इसने कर दिया कि ये 2 बंदे हर टीम में रहेंगे। चाहे आप कोई भी 11 बंदों की टीम सिलेक्ट कर लो, हर टीम में ये 2 बंदे रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसने बोल दिया कि ये दोनों रहने वाले हैं, तो अब आपके पास 11 चॉइस तो नहीं रही, क्योंकि जब कमेटी ने डिसाइड कर दिया कि आपके पास ये 16 बंदे खड़े हैं भाई, 16 में से ये 2 बंदे तो हमारी टीम में रहने वाले हैं। अब पीछे बच गए कितने? 9। आपको 9 में देख लो, कोई भी 9 सेलेक्ट कर लो, और टोटल अब 16 नहीं बचे, 14 बच गए, क्योंकि 2 तो पहले से उसने बाहर निकाल लिए कि ये दोनों तो हो गए, पहले से ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए, ये दोनों तो फिक्स रहेंगे। अब क्या होगा? टोटल प्लेयर कितने थे? टोटल थे हमारे पास 16, जिसमें से 2 प्लेयर ऑलवेज इंक्लूड रहेंगे। तो अब टोटल 16 नहीं रहे, 2 ऑलवेज इंक्लूड रहेंगे, तो मतलब अब टोटल रह गए आपके पास 14। और आपको 11 बंदों की टीम बनानी थी, लेकिन 2 प्लेयर ऑलवेज इंक्लूड है, तो इसमें से भी 2 मतलब 9। अब आपको 14 जो बच गए ना पीछे से, उनमें से कोई भी 9 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं, तो 14C9 इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो ये वही चीज होगी कि टोटल प्लेयर n, मतलब टोटल कितने हैं? 16, और प्लेयर कितने प्लेयर सेलेक्ट करने हैं? 11 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं, मतलब r की वैल्यू 11, और पार्टिकुलर इंक्लूड कितने हैं? n, मतलब 2 प्लेयर ऑलवेज इंक्लूड है, मतलब ये कि p इज इक्वल टू 2। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या आएगा? n माइनस पी सी n r माइनस पी। तो ये देख लो 14C9 आएगा। मेरी बात समझ गए ना, कि जो चीज हमें सिलेक्ट करनी नहीं है, जिस पे हमें हक ही नहीं है सिलेक्ट करने का, उसने बोल दिया कि ये तो रहेंगे ही रहेंगे। 11 बंदों के प्लेयर की टीम में ये 2 बंदे फिक्स रहेंगे, तो पीछे बच गए 9, तो अभी हमें 9 सिलेक्ट करने हैं, लेकिन 16 में से नहीं, हमें सिलेक्ट करने हैं 14 में से, क्योंकि 16 में से 2 तो उसने पहले से बाहर सिलेक्ट ही कर लिए, तो ये आ गया, क्लियर। तो अगर आपको ऑलवेज इंक्लूड वाला रहे क्वेश्चन, तो इस टाइप से आपको करना है। अब बात करते हैं, सर ये तो इंक्लूड वाला हो गया, लेकिन एक्सक्लूड वाला मतलब अब ऐसे 2 बंदे, ऐसे बंदे रहेंगे जिसके किसी के साथ बनती नहीं है। अब आप सबको पता होगा कि ग्राउंड में 1-2 प्लेयर ऐसे भी होते हैं जो मतलब क्या रहेंगे, जिसकी किसी के साथ नहीं बनते, मतलब जो कोई भी, मतलब उनको खिलाकर कोई खुश नहीं है। वो बोलेंगे यार मैं इस बंदे को मैं तो नहीं ले रहा, वो दूसरा बोलेगा नहीं मैं भी अपनी टीम में नहीं ले रहा, या कमेटी बोल देती है कि यार इस बंदे को बाहर निकालो यार, इसको तो हम सिलेक्ट ही नहीं करेंगे, है ना। तो अब क्या होगा? एक्सक्लूड का मतलब जो पहले से बाहर निकाल दिया, अब उसको तो हमें सिलेक्ट ही नहीं करना है। अब इसने क्या बोला देखो, अब जब सिलेक्ट नहीं करना है तो वो टोटल टीम में से बाहर निकलेगा ना, सिलेक्शन में से तो बाहर नहीं निकलेगा ना। कॉमन सेंस है कि अब आपके सामने 16 बंदे खड़े हैं, 16 में से कमेटी ने बोला कि ये बंदा नहीं खेल सकता, इसको बाहर निकाल लो, तो अब नहीं खेल सकता, तो पीछे कितने बच गए? 15 बच गए, 15 में से 11 सिलेक्ट कर लो,
हो गया ना। तो एक्सक्लूड में ये होता है, इंक्लूड में दोनों में से माइनस होता है, टोटल में से भी और सिलेक्शन में से भी, और एक्सक्लूड में सिर्फ और सिर्फ टोटल में से माइनस होता है, सिलेक्शन में से माइनस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसको तो सिलेक्ट ही नहीं करना है मेरे भाई, उसको तो निकाल ही दिया। तो यही चीज है। तो उस केस में क्या आएगा भाई, उस केस में क्या आएगा, उस केस में आएगा n माइनस पी सी आर। ठीक है, एग्जाम्पल देखो इसका, देखिए एग्जाम्पल ये कहते हैं इन हाउ मेनी 11 प्लेयर क्या करने हैं, बी सिलेक्ट करने हैं, लिस्ट ऑफ 16 प्लेयर, 2 पार्टिकुलर प्लेयर नेवर बी इंक्लूड। नेवर बी इंक्लूड, नेवर बी इंक्लूड का मतलब है एक्सक्लूड है, मतलब 2 प्लेयर ऐसे हैं जिनको हमें इंक्लूड नहीं करना है। तो 16 में से 2 प्लेयर ऐसे हैं जिनको इंक्लूड ही नहीं करना है इन 11 बंदों में। ठीक है, इसका मतलब 2 को तो निकाल ही दिया, पीछे बच गए 14। 14 में से मेरे को 11 बंदों की टीम बनानी है, तो 14C11 हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक्सक्लूड के केस में हमारा ये रिजल्ट रहता है। समझ गए ना मेरी बात, सीधी सी भाषा में मैंने आपको समझा ही दिया कि 16 आपके सामने 16 प्लेयर खड़े हैं, कमेटी ने बोला कि ये 2 प्लेयर इस बार नहीं खेल सकते हैं, इसमें से इन दोनों को आप नहीं सिलेक्ट कर सकते। तो इन दोनों को हम सिलेक्ट नहीं कर सकते, इसका मतलब पीछे 14 ही बच गए, 2 को तो हम सिलेक्ट ही नहीं कर सकते, तो वो पहले से बाहर है, तो 14 बच गए। अब कहेंगे कमेटी कि अब जो पीछे 14 बच गए ना, इन 14 में से आप कोई भी 11 प्लेयर की टीम बना लो। तो 14 में से 11 सिलेक्ट करने हैं, 14C11 मुझे सिलेक्ट करने हैं। तो टोटल टीम कितनी बनेगी, 14C11 टोटल टीम हमारी बनकर तैयार हो जाएगी, एकदम फ्रेश टीम। मजेदार खेलेंगे, फिर धूम मराएंगे, मतलब कि चौके छक्के फुल लगेंगे, रन आउट भी हो जाएंगे कई यार मेरे जैसे। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा हो गया इंक्लूड वाला पार्ट और एक्सक्लूड वाला पार्ट, दोनों टाइप के मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो सॉरी ये टाइप नंबर 3 था यार, ये टाइप नंबर 3 था। टाइप नंबर फर्स्ट वो ट्रायंगल स्ट्रेट लाइन वाला हो गया, टाइप नंबर 2 हमारा इंक्लूड वाला हो गया, और टाइप नंबर 3 हमारा होता है एक्सक्लूड वाला। ठीक है, क्लियर। तो ये सभी का क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में हम इतने करते हैं, नेक्स्ट मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा टाइप नंबर 5। ठीक है, मतलब टाइप नंबर 4। आगे एक से एक बढ़िया क्वेश्चन इसमें करवाऊंगा, आप लोगों को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको ये महसूस ही नहीं होगा कि हाँ ऐसा, मतलब कोई भी एक टॉपिक हमारा रह गया। और मैं एग्जाम्पल के एकदम एग्जाम्पल के तरीके से आपको करवाता हूँ, एग्जाम्पल भी लेता हूँ डेफिनेशन के साथ साथ, ताकि आप लोगों को अच्छे से वो चीज समझ में आ जाए। तो गाइज आप लोग मेरे को फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, टेलीग्राम पे, जैसे भी आप करना चाहें। आप हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, पेज को भी लाइक कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। और आप अगर न्यू है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना यार चैनल को, बहुत बहुत धन्यवाद होगा। एंड लाइक और शेयर करना तो आप सभी का बनता है। और दूसरा कमेंट तो करना बनता है यार कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यार क्लास देखने के लिए। और ये वीडियो हमारी एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल रहेगी, आप लोग एप्लीकेशन पे हमारा लाइव बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी कि कैसे लाइव बैच ज्वाइन करना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम यार सभी स्टूडेंट्स को।